मूवी स्ट्राइप के पिटारे से आज जापान की बनी ऐसी अनोखी और खूबसूरत कहानी सुनने वाले हैं जो एक नोवेल पर बेस्ड है। हर कहानी तो है ही, लेकिन ये कहानी खासकर मुझे लगती है कि सभी को सुननी चाहिए, जो आपके कई सारे ऐसे सवालों के जवाब दे जाएगी। क्यों लोग ऐसा करते हैं? क्या यही चीज करना एकमात्र रास्ता बचता है लोगों के पास? और अगर आपको भी फिर से एक और मौका मिले तो क्या इस बार भी वही गलती दोहराएंगे जो मौका आपको मौत से मिली हो? कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपने जवाब कमेंट्स करें। आज की जापानीज मूवी 2022 की होमस्टे, डायरेक्टर नात्सुकी सेटा, IMDb 6.2। दोस्तों, हमारी MT फैमिली 3 लाख पूरे होने में बस कुछ ही दूर है। आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट से हम सभी यहाँ तक पहुँचे हैं। जो नए हैं और हमें सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा ना करे, सब्सक्राइब तो कर दो। तो फिर चलिए अभी फिलहाल ये कहानी सुनते हैं। कहानी शुरू होती है एक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से। अभी अभी मुर्दा घर से किसी 15-16 साल के लड़के को लाया गया है जिसे मृत घोषित कर दिया गया था, मगर आज सुबह ही उसकी सांसें फिर से चलने लगी। यहाँ वार्ड में उसे लाए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक से जैसे समय रुक गया। वो लड़का हवा में रुकी पानी की बूंदे पुतले बनकर खड़े डॉक्टर्स को देखकर बिल्कुल हैरान रह गया। तभी उनमें से एक नर्स बोल पड़ा, मुबारक हो, तुम्हें चुन लिया गया है और तुम्हारा काउंटडाउन शुरू होता है आज से। लड़के को कुछ समझ नहीं आया। वो बोला, मैं कौन हूँ और किस काउंटडाउन की बात कर रहे हो? नर्स बोला, ओहो, तो तुम्हारे पिछले जन्म की याददाश्त जा चुकी है। तो मैं तुम्हें शुरू से सब बताता हूँ। तुम एक आत्मा हो जो कि मर चुका है और तुम्हें एक दूसरा मौका मिला है जीने का, मोकोटो कोबायाशी के शरीर में। अगर तुम ये मौका गंवाना नहीं चाहते हो तो तुम्हें 100 दिनों के अंदर एक सवाल का सही जवाब ढूंढकर निकालना होगा। और सवाल ये है कि जिसके शरीर में तुम अभी हो उसकी मौत कैसे हुई? याद रखना, 100 दिन और 3 मौके सही जवाब देने के लिए। अगर तुम पास हो गए तो तुम्हें जीने का एक और मौका दिया जाएगा, और अगर नहीं तो तुम फिर से मर जाओगे। इतना कहकर पलक झपकते ही सब कुछ पहले जैसा हो गया। वो नर्स भी वही है, मगर जो भी अभी हुआ वो भी बाकियों की तरह इससे अनजान है। अब यहाँ वो लड़का यानी मोकोटो अपने वार्ड में है। बाहर कोई रोते हुए डॉक्टर से अपनी चिंता जता रहा है। डॉक्टर उससे कह रहा है, ऐसा मेरे पूरे करियर में पहली बार हुआ है कि कोई मरकर वापस जिंदा हुआ हो। हालांकि उसकी याददाश्त वापस आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। मोकोटो समझ गया कि वो इस लड़के की माँ होगी, और जो सामने सिविल सर्विस की किताब खोले बैठा है, लगता है वो इस मोकोटो का बड़ा भाई है। अब उसे अगले ही दिन अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। रास्ते में मोकोटो ने थोड़ी हिम्मत दिखाकर उस लड़के की माँ से पूछा, क्या आप बता सकती है मैं कैसे मरा? ये सुनते ही माँ चौंक गई। बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, तुम अभी जिंदा हो। फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, तुम्हारी तबीयत निमोनिया की वजह से खराब हुई थी। मोकोटो सोचने लगा, तो क्या यही सही जवाब है? इतना आसान? और तभी गाड़ी रुक गई। बाहर खड़े लोग अपनी जगह जम गए और एक बार फिर वो फरिश्ता ड्राइवर के अंदर आया और कहा, तो तुम्हें लगता है मोकोटो कैसे मरा ये जानना इतना आसान होने वाला है? तुम्हें सच में लगता है उसके मरने की असली वजह निमोनिया थी? मोकोटो समझ गया कि उसे सोच समझकर जवाब देना होगा। उसके पास सिर्फ 3 ही मौके हैं पुनर्जन्म पाने के लिए। अब घर पहुंचकर वो वहां रखी चीजों को टटोल रहा है। सामने कुछ तस्वीरें हैं जिसमें मोकोटो के माँ बाबा और भाई है, पर वो तो किसी तस्वीर में नहीं। उसने उसकी माँ से पूछा, बाबा कहाँ है? माँ ने झिझकते हुए कहा, वो आए थे जब तुम बेहोश पड़े थे अस्पताल में, मगर तुम्हारे होश में आने से पहले उन्हें किसी काम से शहर के बाहर जाना पड़ा। मोकोटो सोचने लगा, बड़ी अजीब बात है, बेटा मरने वाला है और बाप को काम सूझ रहा है। तभी उसका बड़ा भाई मित्सुरु आया। माँ बोली, आज से मोकोटो तुम्हारे साथ ही कमरे में सोएगा, अभी उसे अकेला सुलाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मित्सुरु बिना कुछ कहे वहां से चला गया। रात में सबके सो जाने के बाद मोकोटो चुपके से अपने कमरे में गया। ये बिल्कुल किसी आम से कमरे जैसा है। उसे दराज पर कुछ खाली फ्रेम्स मिले, लगता है इनमें से तस्वीरें निकाल ली गई है। फिर नीचे के दराज में टूटी हुई पेंट ब्रश मिली। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा है, मोकोटो की मौत के पीछे क्या राज हो सकता है? तभी उसकी नजर फर्श पर कुछ अजीब से निशान पर गई।
उसी वक्त कमरे की बत्ती जल जाती है। मित्सुरु अचानक अंदर आया और कहने लगा, हाँ याद है तुम्हें वो जगह, यही तो तुम मरे थे। शोर सुनकर माँ भी वहां आ गई और उसे वहां से ले जाने लगी, लेकिन अपने ही कमरे में रहने की जिद वो लड़का उसकी माँ से करता है। अब अगली सुबह स्कूल के लिए तैयार होते हुए वो सोच रहा है, 100 में से एक दिन कम हो गया। वही एक सवाल उसके दिमाग में घूम रहा है। बाहर लड़के की माँ से किसी के बात करने की आवाज उसे सुनाई दी। वो अकीरा है, मोकोटो की बचपन की दोस्त। दोनों की क्लास भी एक ही है। मोकोटो 10 दिनों से स्कूल नहीं आया तो हालचाल लेने आई है। माँ ने मोकोटो के साथ जो कुछ अस्पताल में हुआ किसी को नहीं बताया है, ना ही ये मालूम है कि मोकोटो की याददाश्त जा चुकी है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे रोजाना की जिंदगी जीने देने से याददाश्त वापस आने में मदद मिलेगी, तो उसे स्कूल भी जाने दिया गया। साथ स्कूल जाते हुए अकीरा बोली, आज तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो, मतलब कि पहले की तरह नहीं हो, कुछ तो अलग है। अच्छा, तुम्हें स्कूल के फाउंडेशन डे पे जो पेंटिंग बनाना है वो याद है ना? मैं फाउंडेशन डे कमेटी की मेंबर हूँ, काम पूरा नहीं हुआ तो डांट मुझे ही पड़ेगी। मोकोटो ने भूलने जैसा नाटक किया। फिर अकीरा उसे क्लास के बाद एक्टिविटी रूम में मिलने को कहती है और किसी मित्सुकी का जिक्र करते हुए थोड़ी मायूस भी हो गई। मित्सुकी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मोकोटो ने भी हाँ में सर हिला दिया। अब स्कूल में दाखिल होते ही उसे दीवार पर एक खाली जगह दिखी। पता नहीं उसे वो खाली जगह क्यों खला। अब ढूंढते ढूंढते वो अपने क्लास पहुंचा, मगर वहां उसे कोई बात नहीं कर रहा। उसे समझ आया कि मोकोटो का कोई दोस्त नहीं। वो उनसे घुलने मिलने की कोशिश भी करता है, मगर कोई फायदा नहीं। लंच में वो सभी से भागकर उसी जगह पहुंचा जहां अक्सर अकेले में मोकोटो भी आया करता था। उसने लंच का डब्बा खोला तो इतना सारा अच्छा खाना देखकर उसका मन खुश हो गया। मोकोटो की माँ सच में अच्छा खाना बनाती है, उसने सोचा। और फिर जैसे ही खाना खाने शुरू करने वाला होता है, वहां एक लड़की आई और उसके फोन के मैसेजेस और कॉल का रिप्लाई ना करने पर उसे डांटने लगी। वो थोड़ा हैरान परेशान हो गया कि अब ये लड़की कौन है। उसके दिमाग में चल रहा है, क्या इतनी प्यारी लड़की मोकोटो को जानती है? उसे भी वो अच्छी लग रही है। फिर वो लड़की बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारे पेंटिंग के लिए मॉडल बनने वाली लड़की को ही भूल गए? मोकोटो थोड़ा झिझक के साथ कहता है, मित्सुकी, ये तुम हो? मित्सुकी जोर से हंसते हुए कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? और कौन हो सकती हूँ मैं? अच्छा, तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? वो फिर सोच में पड़ गया। मित्सुकी ही बोली, वो मेरी एक दोस्त के लिए जन्मदिन का तोहफा खरीदने जाना था। क्योंकि तुम्हें आर्ट और पेंटिंग का शौक है तो तुम मेरी मदद करोगे कहा था। मोकोटो ने याद आने का नाटक करते हुए कहा, ओह हाँ, कैसे भूल सकता हूँ, तुम जब कहो चलते हैं। तो तय हुआ कि अगले महीने वो साथ मित्सुकी की दोस्त का तोहफा खरीदने जाएंगे। मित्सुकी एकदम से बोली, आज तुम थोड़ा अलग लग रहे हो, बाकी दिनों से कुछ तो अलग है आज तुम में। यहाँ दूसरी बिल्डिंग से अकीरा उन दोनों को बातें करते हुए देखती है। फिर वो अपने काम में लग गई। घर लौटकर मोकोटो माँ को उसके बाबा से फोन पर बात करते हुए सुन लेता है। वो कह रही है, इस वक्त घर को, दोनों बच्चों को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें यहाँ होना चाहिए। अचानक मोकोटो को अंदर आते देख माँ ने फोन रख दिया। माँ ने उसे बड़े भाई मित्सुरो को खाना खाने के लिए बुलाने को कहा। कमरे का दरवाजा खोलने पर मित्सुरो गुस्सा हो गया। शायद वो अपने अलमारी में कुछ देख रहा है। आइंदा मुझसे बिना पूछे इस कमरे का दरवाजा खोलना मत कभी, समझे? अब अगले दिन क्लास में बैठा मोकोटो हाथ में पकड़े कांच की शीशी से फिसलते रेत को देख रहा है। ये उसे उसी फरिश्ते ने दी है जो हर वक्त बताता है कि समय हाथ से निकलता जा रहा है। तभी क्लास टीचर ने उसे बुलाकर पूछा, क्या तुमने अपनी कॉलेज एडमिशन को लेकर पेरेंट्स से बात की? वो कुछ समझा नहीं। फिर टीचर ने उसे किसी आर्ट स्कूल का एडमिशन फॉर्म थमाया और कहा, तुम अगर वाकई में अपने आर्ट के प्रति रुचि को आगे बढ़ाना चाहते हो तो उनसे बात करो। अब लंच के बाद उसे अकीरा ने बुलाया। स्कूल फाउंडेशन डे आने में सिर्फ 100 दिन बाकी है। तुम्हें जल्दी अपने आर्ट थीम पर काम शुरू करना होगा। मगर उसे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। वो सोचने लगा क्या करे। तभी उसकी नजर चहकते मुस्कुराते हुए मित्सुकी पर पड़ी और कुछ देर के लिए वो अपनी सारी परेशानी भूल बैठा। अब वो आर्ट रूम में उस पेंटिंग को ढूंढ रहा है जिसका जिक्र मित्सुकी ने किया था, जिस पेंटिंग में वो मॉडल बनी थी। और उसी वक्त कमरे में टीचर आया। उसने मोकोटो का हाथ पकड़कर एक कैनवस बोर्ड के सामने बिठा दिया। फिर एक सेब काटकर उसके सामने रखा और बोला, इसे कैनवस बोर्ड पर बनाओ अभी।
वो तो हक्का बक्का रह गया। पेंसिल हाथ में लिए वो कुछ बनाने की कोशिश तो कर रहा है, पर ताज्जुब की बात है वो उस सेब को कागज पर हुबहू उतार पाया। यानी मोकोटो के शरीर के साथ साथ उसकी काबिलियत भी उस लड़के को मिली है। दरअसल उस टीचर में फरिश्ता उतर आया है। उसने मोकोटो से पूछा, तो जवाब मिला तुम्हें? मोकोटो के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं। तब वो उसे एक सुझाव देते हैं, मोकोटो की जिंदगी को करीब से देखो, जवाब वहीं छुपा है। इधर घर पर एक तरफ मोकोटो कुछ सोच रहा है और दूसरी तरफ उसके हाथ अपने आप एक चित्र उभार रही है, जैसे हाथों को मालूम हो कि उन्हें क्या करना है। तभी मित्सुकी का मैसेज आया, उसे कल मिलने के लिए बुला रही है और उसका वादा भी याद दिलाया। मोकोटो को तो जैसे इसी दिन का इंतजार था। ये एहसास बहुत अलग है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या पहने क्या नहीं। फिर उसे मोकोटो के बटुए में रखे कुछ पैसे मिले। वो पहले अपने लिए नए कपड़े लेने गया, फिर वहां से बाल कटवाने। स्कूल में भी वो कंप्यूटर पे डेट पे मिलने की जगह तलाश रहा है। पीछे से कुछ कहने आई अकीरा ने उसे देखा और फिर बिना कुछ कहे ही चली गई। लंच के बाद साथ में काम कर रही अकीरा आखिर खुद को रोक नहीं पाई और पूछ ही लिया, क्या तुम मित्सुकी के साथ कहीं बाहर जा रहे हो? मोकोटो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, उसकी दोस्त के लिए उसे जन्मदिन का तोहफा लेना है, उसी में उसे मेरी मदद चाहिए। तभी क्लास के कुछ बदमाश बच्चे जानबूझकर मोकोटो से टकराए और वो गिर गया। देख कर नहीं चल सकते, अकीरा बोली। इसके बाद वो उसे बदतमीजी करने लगे। ये देख मोकोटो ने उन लड़कों को अकीरा से माफी मांगने को कहा और अकीरा हैरान होकर मोकोटो को देखने लगी, क्योंकि इससे पहले तो वो उन लड़कों के सामने कभी कुछ नहीं बोला, चाहे वो जितना भी परेशान करते। इसके बाद उन लड़कों ने उसे 2-4 लात घुसा मारकर वहां से चले गए। अब मरहम पट्टी करते हुए अकीरा मोकोटो पे उन लड़कों से उलझने के लिए गुस्सा कर रही है। मोकोटो बोला, अरे मुझे तो लगा अगर कुछ ना कहते उन लड़कों को तो लड़कियां ज्यादा गुस्सा होती है। अकीरा एकदम से चुप हो गई और धीरे से बोली, मैं डर गई थी, फिर कभी ऐसा मत करना। तुम बिल्कुल बदल गए हो, ना पहले की तरह बातें हैं, ना बाल छोटे करा लिए है ना। अब तुम नजरें मिलाने लगे हो, चुराते नहीं। अकीरा का हाथ मोकोटो के हाथ में है और आंखों में आंखें। ऐसे ही एक एक दिन गुजरते हुए 100 में से अब 49 दिन निकल गए। अगले दिन मित्सुकी के साथ उसकी डेट है, मतलब ऐसा मोकोटो को लग रहा है, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो भूल बैठा है। अब स्कूल के यूनिफॉर्म से अलग बाहर के कपड़ों में मित्सुकी और भी प्यारी लग रही है। वो पूरा समय ना चाहते हुए भी सिर्फ उसे ताक रहा है, इतना कि मित्सुकी को भी इस बात का अंदाजा होने लगा है। अब वो तोहफा खरीदकर एक रेस्टोरेंट में गए। उसे ये जानकर और भी खुशी हुई कि वो तोहफा मित्सुकी की सहेली रिको के लिए है, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा है और उसकी खुशी में ही मोकोटो की खुशी है। अचानक तभी किसी ने उनकी टेबल पे आइसक्रीम ऑर्डर कर दी। दोनों हैरान हैं। तब मैनेजर ने कहा, तुम्हारी माँ काफी सालों से हमारी अच्छी एम्प्लॉय है, तो ये डेजर्ट हमारी तरफ से है। मोकोटो थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है। वहां से निकलकर मित्सुकी उसे शुक्रिया कहकर चली गई और मोकोटो पीछे से उसे जाते हुए देख रहा है और वक्त दोबारा रुका। ये इसी बात का इशारा है कि फरिश्ता आसपास है। सामने से माइक पकड़े एक महिला बोल पड़ी, तुम किसी और की जिंदगी में चंद दिनों के मेहमान हो, इसे अपना ठिकाना समझने की भूल मत करो। समय मुट्ठी से रेत की तरफ फिसला जा रहा है, मुट्ठी कसने का कोई फायदा नहीं। और फिर चुटकी बजाते ही सब वापस पहले जैसा हो गया। इधर मोकोटो की माँ के पास वही मैनेजर आया और अपने दिल की बात उससे कही। घर वापस आकर माँ भी सोच रही है कि अब पति पत्नी के इस रिश्ते में और बचा ही क्या है, सारी जिम्मेदारी तो मुझ पर लाद दी गई है। पर फिर बच्चों का सोचकर वो पीछे हट गई। अब खाना टेबल पर लगाते हुए वो बोली, पापा अगले हफ्ते आ रहे हैं, क्यों ना डिनर पर कहीं साथ चले। जिस पे मित्सुरा चिढ़ते हुए बोला, क्यों हमेशा दिखावा करना कि हम एक सुखी परिवार है। मोकोटो भाई के मुंह से निकले ऐसे शब्द सुनकर हैरान हो गया। इसके बाद 13 दिन और गुजर गए। आज स्कूल में अकीरा ने उसे याद दिलाया कि हर साल की तरह इस साल भी शाम के 5 बजे वो तैयार रहे। उन्होंने बचपन में ही एक वादा किया था कि चाहे कहीं भी रहे, इस दिन की शाम होने वाले आतिशबाजी को वो कभी मिस नहीं करेंगे। मोकोटो ने भी हाँ में सर हिला दिया, जैसे उसे सब पता ही है। घर लौटा तो मोकोटो ने अपने पापा को कमरे में खड़ा पाया। पहले तो उन्होंने मोकोटो से उनके यहाँ ना होने पर माफी मांगी। मुझे नहीं लगता है कि मैंने उस दिन जो भी किया वो गलत है, जो किया वो तुम्हारे लिए ही था, कहते हुए उनके हाथों में
वही आर्ट स्कूल का फॉर्म है। मोकोटो थोड़ा घबराता हुआ पीछे की ओर हटा और बोला, क्या किया था आपने मेरे साथ? पापा उसकी ओर मुड़े और कहा, ओह, तो तुम्हारी याददाश्त वाकई में चली गई है। इतना कहकर कमरे से जैसे ही बाहर निकले, वहां मित्सुरु खड़ा है। उसने कहा, उसे सब कुछ याद दिलाना जरूरी है क्या? उसे फिर से कुछ हो गया तो? मगर पापा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते। अब अगले ही दिन उनके पापा वापस जा रहे हैं। माँ बोली, मित्सुरु का सामने वाला हफ्ता वकालत की परीक्षा है। मुझे यकीन है कि वो आपकी तरह ही एक सफल वकील बनेगा, मगर जरूरी नहीं कि हर कोई आपके नक्शे कदम पर चले। मित्सुरु और मोकोटो में फर्क है और इस बात को आपको कबूल कर लेना चाहिए। उसकी रुचि को नजरअंदाज करना, उसकी पेंटिंग ब्रश तोड़ देना गलत था और अब आपको ये मान लेना चाहिए। पर वो बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। आज शाम मोकोटो को अकीरा के साथ आतिशबाजी देखने जाना है। इधर कमरे में कैनवस बोर्ड में रंग भरते हुए वो उनके बीच की बातें सुन लेता है। अब माँ के काम पर निकलते ही वो लड़का मोकोटो की मौत की वजह ढूंढने लगा। पूरा घर छान मारने पर उसे ऊपर कोने में रखा एक सफेद डब्बा दिखा, जिसमें मोकोटो की काफी सारी तस्वीरें हैं और सारे में उसका चेहरा कटा हुआ है। उसके नाम की एक डायरी भी मिली। पीछे की तरफ के पन्नों में लिखा है, आज मेरी मौत का दिन है। दुनिया में कितने ही लोग मेरे अस्तित्व से खुश होंगे। इतने में मित्सुरा ने आकर उसकी डायरी छीन ली और कहा, अच्छा होगा तुम्हारी याददाश्त कभी वापस ना आए। मोकोटो उससे पूछता है, तुम मुझसे इतना घृणा करते हो कि मेरी सारी तस्वीरें मिटाना चाहते हो? गुस्से में मित्सुरो ने मोकोटो की वो डायरी जलाकर खिड़की से नीचे फेंक दी। वो भागकर उसे पकड़ने जाता है, पर उसे वो डायरी कहीं नहीं मिली। वहीं रह रही एक बच्ची ने उसे पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? कहीं वो तो नहीं? मोकोटो ने जब ऊपर की ओर देखा तो उसे वो डायरी हवा में रुकी हुई दिखाई दी। आसपास नजर दौड़ाई तो सब कुछ रुक चुका है। फिर वो बच्ची पूछती है, तो मोकोटो, तुम्हें सवाल का जवाब मिल गया? वो बोला, हाँ, मोकोटो ने आत्महत्या की थी, जिसकी वजह उसका भाई है। अफसोस, ये गलत जवाब है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 मौके बचे हैं। इतना कहकर वो बच्ची वहां से चली गई। इसके बाद ऊपर आके उसने मोकोटो की लिखी डायरी पढ़ी। वो मायूस होकर अपने कमरे में बैठा है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अकीरा आई है। बहुत प्यारी लग रही है। उसे देखकर मोकोटो का दिमाग और खराब हो गया। वो बोला, तुम इतना सज धज कर क्यों आई हो? मुझे पता है, क्योंकि तुम मोकोटो से प्यार करती हो, है ना? तुम्हें मालूम है उसने मरने की कोशिश की थी, क्योंकि वो थक चुका था अपने आसपास के लोगों से, अपने माँ, अपने बाबा से, अपने भाई से, सबसे। मगर तुम्हारा जिक्र तो कहीं था ही नहीं। तुम उसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती थी। ये सुनकर अकीरा ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और वहां से चली गई। अब जानते हैं कि मोकोटो की डायरी में आखिर उसने ऐसा क्या पढ़ा। तो लिखा है, आज मेरी मौत का दिन है। दुनिया में कितने ही लोग मेरे अस्तित्व से खुश होंगे। मेरे होने ना होने से किसको फर्क पड़ता है? मैं बाहर सबसे अलग हूँ, अपने घर में भी अलग हूँ। मेरा भाई बाबा की तरह वकालत की तैयारी कर रहा है, मगर मुझे पेंटिंग अच्छी लगती है। यहाँ से परे एक ऐसी दुनिया जहाँ मैं अपने मुताबिक रंग भर सकता हूँ, किरदार को जन्म दे सकता हूँ, दोस्त बना सकता हूँ, खुश रह सकता हूँ। मगर बाबा को वो भी मंजूर नहीं। उन्हें मेरी पेंटिंग करना अच्छा नहीं लगता। ऐसे में मैं सबसे छुपकर स्कूल की छत पर अकेला रहता हूँ। और वही मुझे मिली मित्सुकी। इस पूरी दुनिया में सिर्फ वो ही है जिसके लिए मैं मायने रखता हूँ। वो मेरे साथ वक्त गुजारती है। उसकी तस्वीर मैंने कैनवस बोर्ड के साथ साथ अपने दिल में भी उतार ली है। मगर उस दिन जब स्कूल में टंगी उसकी तस्वीर देखकर लोगों ने पूछा कि ये मोकोटो कोबायाशी कौन है जिसने तुम्हारी तस्वीर बनाई है, उसने मुझे पहचानने से साफ इनकार कर दिया, जैसे मैं उसका कोई नहीं लगता। मैंने वो तस्वीर स्कूल फाउंडेशन डे के लिए बनाई थी, जिसे मैंने उतार फेंका। यहाँ आज अभी के मोकोटो को ये दर्द अपने दिल के बहुत करीब लग रहा है। मोकोटो ना होते हुए भी वो उसके साथ रो रहा है। अब वो सीधा मित्सुकी के पास गया और बोला, अगर मोकोटो का तुम्हें अपनी कैनवस में उतारना अच्छा नहीं लगता था तो उसे कह क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं बता दिया कि तुम सिर्फ उसका फायदा उठा रही हो, कि पीठ पीछे हंसती थी तुम उसके? मित्सुकी ने उसे सफाई देनी चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर तब तक वो वहां से जा चुका था। पास खड़ी उसकी दोस्त रिको बोली, तुम मोकोटो से प्यार करती हो क्या? तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। मित्सुकी बोली, नहीं,
मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और उसे किस कर लिया। अब घर लौटते हुए असली मुकुटो की कब्र पे आखिरी कील उसकी माँ ने ठोक दी जब उसने देखा कि वो अपने मैनेजर के करीब जा रही है। उसी दिन असली मुकुटो ने घर आकर अपनी सारी तस्वीर खरोच डाली और दराज पर पड़ी सारी नींद की गोलियां एक साथ खा ली। वहां आज के मुकुटो ने भी अपनी माँ को मैनेजर और उनकी बेटी के साथ देखा, पर उसे नहीं मालूम कि उसकी माँ आज आखिरी बार मैनेजर से मिल रही है, उसे ये बताने कि उसने अपना घर, परिवार और अपने बच्चों को चुना है। वो रोता भागता हुआ एक पुल पर पहुंचा। आज एक बार फिर शायद मुकुटो अपनी जान ले लेगा। तभी समय फिर थम गया। एक गुजरती गाड़ी से आदमी बाहर आया और बोला, तो क्या जवाब है तुम्हारा? मुकुटो की मौत कैसे हुई? वो बोला, उसे सबने मारा है। जिस किसी ने उसे अपनी जिंदगी से नजरअंदाज किया, उसका भाई, उसके बाबा मित्सुकी और अंत में उसकी माँ भी। पर अफसोस ये जवाब भी गलत है। घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है। सिर्फ 8 दिन है तुम्हारे पास। और समय वापस चल पड़ा, पर मुकुटो वही अकेला खड़ा रह गया। यहाँ माँ जब घर पहुंची, उसे मित्सुरू काफी घबराया हुआ मिला, क्योंकि मुकुटो अभी तक वापस नहीं आया है। वो दोबारा अपने छोटे भाई को कुछ भी होते हुए नहीं देख सकता। माँ बोली, तुम घर पर रहो और उसके आते ही मुझे खबर करना, मैं बाहर जाकर उसे ढूंढती हूँ। तेज बारिश हो रही है। काफी देर गाड़ी चलाने के बाद आखिर उसे मुकुटो नजर आया। वो दौड़कर उसके पास आई और बोली, घर चलो बेटा। जिस पे वो बोला, मत दिखावा करो एक अच्छी माँ होने का। तुम्हें अपने परिवार में खोट नजर आया तो तुम किसी और के साथ सुकून से रहने चली गई। और मुकुटो के सुकून का क्या? वो कहाँ भागता? उसके पास तो मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था जहाँ उसे सुकून मिल सके। इतने में गाड़ी इससे पहले कि मुकुटो को टक्कर मारती, माँ बीच में आ गई। अस्पताल में मुकुटो को होश आया। मित्सुरू वही खड़ा है। फिर वो उसे माँ के पास ले गया। वो अभी तक बेहोश पड़ी है। उन्हें सर पर चोट लगी है। बगल में उनका हाथ पकड़े बैठे बाबा बस रो रहे हैं। इंसानों की फितरत ही है कि जब तक कोई चीज पास है उसकी कद्र नहीं करते। अब मित्सुरू ने मुकुटो से कहा, तुम हमेशा रोते रहते हो कि तुम्हें कोई देखता नहीं है, कोई परवाह नहीं करता, पर सच तो ये है कि तुम कभी बड़े ही नहीं हुए। तुम बचपन में हमेशा रोते थे, मेरे पीछे हर वक्त घुमा करते रहते, लेकिन मेरी नजर हमेशा तुम पर रहती। तुम्हें क्या लगता है अपने छोटे भाई को सामने मरते हुए देखना आसान था? मुझ पर क्या गुजरी थी जब तुम कहीं नहीं थे। अगर तुम्हें वो सब कभी दिखाई ही नहीं दिया तो क्या कहोगे कि लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया, या तुमने अपने साथ खड़े लोगों को? इस बचपने से बाहर आओ मुकुटो और सामना करो लोगों का। अब यहाँ स्कूल में मुकुटो को पता चला कि अकीरा ने फाउंडेशन डे की कमेटी से बतौर मेंबर इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ मित्सुको की रिको को किस करती हुई वीडियो पूरे स्कूल में फैल गई और रिको ने यह साफ इनकार कर दिया कि उसकी मित्सुको से कोई भी लेना देना नहीं है। सबके सामने शर्मिंदा होकर वो छत पर अपनी जान देने पहुंची। मुकुटो को मालूम था वो वही मिलेगी। मित्सुको को समझ नहीं आ रहा कि वो लोगों से, रिको से अब कैसे नजर मिलाएगी। वो बस कहीं चली जाना चाहती है जहां उसे कोई नहीं जानता। उसने मुकुटो से भी माफी मांगी। अब उसे ये एहसास हो चुका है कि उस दिन मुकुटो को कैसा लगा होगा जब उसकी पेंटिंग देखकर उसने कहा था कि वो किसी मुकुटो को नहीं जानती। उसी हालात से गुजर चुका मुकुटो ने उसे समझाया, अपने आप पर कभी शक मत करना, ना कभी शर्मिंदा होना, कभी गलत मत समझना खुद को। रंगों की तरह ही हर इंसान में कुछ हल्के कुछ गहरे रंग होते हैं जो उनकी जिंदगी की तस्वीर को खूबसूरत बनाते हैं। आज मुकुटो ने अपनी जिंदगी से सीख लेकर किसी की जिंदगी बचा ली। अब जब शाम को वो घर वापस आया तो देखा घर खाली है और उसकी स्टडी टेबल पर पापा के नाम से एक लिफाफा है जिसमें कुछ पेंटिंग ब्रश रखे हैं। किसी को अपनी जिंदगी से जाते हुए देख उन्होंने समझ लिया है कि असलियत में क्या अहम है, परिवार और उनका साथ, तो बाकी सारे अहंकार किनारे लग गए। सुबह वो पापा और मित्सुरो को माँ के पास बैठे देखता है। वो वहां से भागकर एक खुली जगह पर गया और फरिश्ते को आवाज देने लगा। उसे कुछ कहना है जो बहुत जरूरी है। अब हाथ में गिटार लिए फरिश्ता सामने आया। मुकुटो बोला, आज अगर मैं उस सवाल का सही जवाब दे दूं तो मुकुटो के इस शरीर का क्या होगा? फरिश्ता बोला, तो इसे तुम रख लेना। मगर वो चाहता है कि ये शरीर असली मुकुटो को वापस मिल जाए। उसे प्यार करने वाले परिवार और दोस्त उसे दोबारा मिले जिसे उसने अपनी बेवकूफ़ी से नजरअंदाज कर दिया था। ये सब जानकर फरिश्ते ने एक और शर्त रखी। कहा, ठीक है ऐसा ही होगा,
लेकिन साथ में तुम्हें एक और सवाल का जवाब देना होगा कि तुमने अपनी पिछली जिंदगी में क्या गलती की थी, नहीं तो तुम दोनों को ही पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। मुकुटो एक बार फिर सोच में पड़ गया। मैं ये कैसे पता लगाऊं कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या गलतियां की थी। उसने अखबारों से लेकर मैगजीन, इंटरनेट सब छान मारा कि कहीं किसी 15-16 साल के लड़के के बारे में कुछ लिखा मिल जाए, लेकिन हर साल जापान में 37,000 बच्चे सुसाइड करते हैं। वो कैसे पता करेगा, ये तो नामुमकिन है। हार कर उसने मुकुटो के नाम एक चिट्ठी लिखी। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें तुम्हारा शरीर लौटा ना सका। मैं हार गया तुम्हें तुम्हारी जिंदगी लौटाने में। बस आखिरी के कुछ घंटे बचे हैं उसके पास। ऐसे वक्त पे उसे अकीरा की याद आई। उसका भी तो दिल दुखाया है उसने। जाते जाते वो उसका कहा काम जरूर पूरा करेगा। उसने फाउंडेशन डे के लिए एक नई पेंटिंग बनानी शुरू की। एक एक पल वक्त से कम होता जा रहा है। उसके नाक से खून बहने लगा, शरीर भी जवाब देने लगा है। तस्वीर पूरी होते ही वो भागकर स्कूल पहुंचा, जहां अकीरा वापस फाउंडेशन डे की तैयारियों में जुटी दिखी। मुकुटो ने जाकर उससे माफी मांगी। अकीरा बोली, तुमने तो उम्र भर के लिए मेरे दिल को खरोच दिया है, पर फिर भी मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि एक अच्छे दोस्त होने के नाते मैं भी तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ पाई। मुकुटो के होठों पे मुस्कान मगर आंखें छलक रही है और कहा, तुम हमेशा से ही मुझे देखती रही, मैं ही तुम्हें नहीं देख पाया। फिर उसने वो पेंटिंग थमाई जिसमें आतिशबाजी की तस्वीर बनी है, जो वो आखिरी बार साथ देख न सके। अकीरा ने मुस्कुराते हुए सामने देखने को कहा। मुकुटो की गैर हाजिरी में उसने भी उसके आर्ट रूम के लॉकर से जो पेंटिंग चुनी थी वो बिल्कुल एक ही तरह की है। शायद तुम इतने भी नहीं बदले, वो बोली, कुछ चीज अभी भी वैसी ही है तुम में। मुकुटो उसे जी भर कर देख ही रहा है कि उसके दिल में एक तेज दर्द उठा। उसका समय अब खत्म हो चुका है। उसे अलविदा कह कुछ दूर जाकर वो जमीन पर गिर पड़ा। आखिर के चंद पलों में उसे बचपन से आज तक की सारी यादें उसकी आंखों के सामने छा गई। उसके लिए हर कोई था, माँ, बाबा, भाई और अकीरा, बस वो ही नहीं देख सका। मैं ही जिम्मेदार हूँ मुकुटो की मौत का, मेरी ही गलती थी, मैं ही मुकुटो हूँ। इतना कहकर वक्त एक बार फिर थम गया। सामने से आते एक चपरासी ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। वो फरिश्ता है। उसने मुकुटो को बधाई दी और कहा, तुम पास हो गए। इत्तेफाक से तुम्हारी पिछली जिंदगी की गलती और मुकुटो की मौत की वजह एक ही है, क्योंकि तुम ही मुकुटो हो। तुम्हें ये जिंदगी का तोहफा मुबारक हो। मुकुटो को समझ नहीं पाया। वो बोला, लेकिन तुमने तो कहा था कि किसी और के शरीर में मुझे कुछ समय के लिए पनाह मिली है। फरिश्ते ने हंसते हुए कहा, तो बोलो, ऐसा ही है ना? यहाँ हर कोई एक शरीर में होमस्टे यानी एक घर की तरह ही तो रहता है, और वक्त आने पर सबको एक दिन अपना ये घर छोड़कर जाना पड़ता है। फिलहाल तुम्हें अपना यह होमस्टे मुबारक हो। और इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।